हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, पाक सरजमीन पार्टी, शेख रशीद साहब और मजलिस वहादत मुस्लिमीन, सब की सब पाकिस्तान अवामी तहरीक और अलामा ताहिरुल कादरी के गिर्द जमा होती हुई नज़र आ रही हैं और घूमती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है। ये कोई गलत फहमी में किसी को नहीं आना चाहिए। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो मैं अभी मिल जाता पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ को गिराने के लिए, लेकिन अगर करप्शन के खिलाफ जंग है तो मैं आसिफ जरदारी की पार्टी से कैसे अलायंस कर सकता हूँ। माजी में ताहिरुल कादरी साहब भी इन सियासी जमातों के बारे में कुछ इस तरह की लबकुशाई कर चुके हैं। करप्शन को जानते हैं, आपके स्विट्जरलैंड और सारे बैंक के सारे महल्लात को जानते हैं। जुबान को बंद रखे, हम कुत्ती से जुबानें खींचना भी जानते हैं। वो बात करते हैं जिनकी सियासत एनआरओ की पैदावार है, जो करप्शनों के केस बंद करा के सियासत में आए हैं। हम एनआरओ की न पैदावार थे न होंगे। हम आपके एनआरओ को इंशाअल्लाह जूते की नोक से उड़ा देंगे। पहले दिन से पीपल्स पार्टी के कायदीन यहाँ पहुंचे, हर जगह पीपल्स पार्टी शाना बशाना हमारे साथ खड़ी रही। हमने थूक कर चाटा नहीं है, जमीन पर थूक कर चाटा नहीं है उसको। और शीशा की जुबान बंद न करवाई और दीगर चेलों चाटों की जुबान बंद न करवाई तो मैं आपके सारे रजिस्टर खोल के रख दूंगा। इतना नंगा करूंगा कि दुनिया याद रखे। पहले दिन से पीपल्स पार्टी के कायदीन यहाँ पहुंचे, हर जगह पीपल्स पार्टी शाना बशाना हमारे साथ खड़ी रही। चूंकि जालिम फिरौन आगे से नहीं हटा, यजीद आगे से नहीं हटा, कारून नहीं हटा, लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं हटे तो हम तो डटे हुए हैं। हम नहीं हटे, हम वापस असेंबलियों में नहीं चले गए। गालियां दे दे के असेंबलियों को वापस असेंबलियों में जाके नहीं बैठ गए और बैठकर असेंबलियों में बेइज्जती नहीं करवाई अपनी। क्या हुआ है कल परसों? बोलिए, बोलो। हमने थूक कर चाटा नहीं है, जमीन पर थूक कर चाटा नहीं है उसको। हम असेंबलियों में वापस जाके बेइज्जत नहीं हुए अपने मुखालफों के मुंह से, गालियां नहीं सुनी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान ने लबैक पाकिस्तान के धरने वालों के सामने घुटने टेके और फिर सरगोदा के पीर और मुस्लिम लीग नून के ही साबिक सेनेटर पीर हमीदुद्दीन सियालवी के सफ में जा खड़े हुए हैं और अपने इस्तीफों का फैसला भी पीर साहब की झोली में डाल दिया है। नाज़रीन, सुना था कि सियासी लोग सियासी रास्ते निकाल ही लेते हैं, लेकिन आज की रोशन ख्याल जमातें जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहती हैं, मजहब को सियासत में घसीट रही हैं या घसीटने, ये है आज का सवाल। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलीम मांडवीवाला साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड नारकोटिक्स से आप चेयरपर्सन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना अफजल साहब, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फाइनेंस, रेवेन्यू और स्टेटिस्टिक्स एंड प्राइवेटाइजेशन के। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एम ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी जी, इसलिए चूँकि आपने जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ इस वक्त जाके एक बातचीत का मरला शुरू किया है, तो क्या सात खून माफ़ हो गए? हमने जो साउंड बाइट्स चलाई हैं आपने देखी नहीं, मगर कोई बातचीत का पॉइंट नहीं था। उनका जो इशू है वैलिड है और वो किसी भी पार्टी का इशू होता तो ऑल पार्टीज वुड हैव गॉन एंड सपोर्टेड दैट इशू। कोई देखें, वहाँ कोई सियासी बात किसी पार्टी ने नहीं की,
सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, सबका फोकस पीपल्स पार्टी की तरफ है। वो इसलिए कि दे आर वंडरिंग कि जी वो क्यों गए, तो देयर इज अ कॉज बिहाइंड इट। सारी पार्टियां अगर गई हैं तो देयर इज अ कॉज बिहाइंड इट। एंड शिबली साहब भी मेरे से एग्री करेंगे कि कोई वहाँ सियासी बात, कोई किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं। उन्होंने कहा, जब हमारी उनसे बात हुई पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों से, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपने उनको यकीन दहानी कराई है कि अगर वो मार्च करेंगे इस नुक्ते के ऊपर, मॉडल टाउन के ऊपर, तो आप उनका साथ देंगे। तो इसमें सियासी बात क्या है? नहीं, कोई सियासी बात नहीं है। सियासी बात, कोई सियासी बात नहीं है। ही इज मार्चिंग फॉर द पीपल हु हैव बीन किल्ड। मगर आप प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे? आप उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके पर हतमी बात हो चुकी है। और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, पीटीआई भी करेगी, एमक्यूएम भी करेगी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इससे पहले और उनको ज्वाइन करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बिलावल साहब क्यों नहीं गए? नहीं, ये देखें, दिस इज लीडरशिप्स डिसीजन ना। अब आप मुझे ये कहेंगे जी कल हमारा चाइनीज मिनिस्टर के साथ डिनर हुआ तो उसमें जरदारी साहब क्यों नहीं थे, उसमें बिलावल साहब क्यों थे? माफ करिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे तज्जिया निगार भी ये कह चुके हैं, हमारी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी चिड़िया, और वो बता चुकी है कि वो दुबई इसलिए गए, ये बड़ा खतरनाक है। आप दुबई इसलिए गए क्योंकि वो नाराज थे, इस बात से नाराज थे, ताहिरुल कादरी के साथ मिलने से नाराज। बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने उनके साथ डिनर किया है चाइनीज वाइस मिनिस्टर के साथ, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो दे ऑल हैव देयर ओन प्लान्स। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी जहां जो जाएं वो इकट्ठे जाएं, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा जी, ये कैसे होगा? आप इकट्ठे मिलके ताहिरुल कादरी साहब को सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो बयान दे चुके हैं कि जी अगर जरदारी साहब वहां पे हैं तो फिर हम किसी किस्म की उनके साथ कोई मुहिम नहीं चला सकते। किनके साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि ये जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो किसी भी पार्टीज़ का जो मुलाकातें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस तरह देखती है कि ये बात ताहिरुल कादरी साहब की नहीं है। ये बात एक ऐसी इशू की है जो कि किसी के साथ हो सकता है, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। तो महज इस बात पे कि अगर उनकी पार्टी का एक मजहबी रंग है तो उनके साथ अगर हम एक ऐसा इशू, देखिए प्रिंसिपल बेस्ड होता है ना, अब कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर हमारा ओपिनियन एक है, हमारी पार्टी के जो मौकफ है वो एक है, तो उसमें कोई भी पार्टी, उसमें चाहे वो मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना उठा ले, मतलब है कि अगर वो उस कॉज से हम एग्री करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब रिजाइन कर दें, शहबाज शरीफ साहब रिजाइन कर दें, और वो कहते हैं कि जी हम प्रोटेस्ट एक पूरा तरीके से चाहते हैं, जितनी भी क़यादत है पंजाब हुकूमत की वो रिजाइन करते हैं। आपकी भी मांग यही होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई? देखिए, पहले बात ये कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस चीज़ का देखना चाहिए। देखिए, ये बदकिस्मती से इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राना अफजल साहब, इनका ये वतीरा रहा है कि ये चीज़ों को इतना घसीटते हैं कि वो एक इतना ना इशू होता हुआ भी इशू बन जाता है। देखें क्या इशूज थे। आप अगर ये नजफी रिपोर्ट थी, आपने अगर जिम्मेदारान को प्रोसिक्यूट किया होता, आपने अगर उनको सजाएं बजाय उनको मेरिट में आप उनको किसी को स्विट्जरलैंड भेज दिया, किसी को टर्की भेज दिया, किसको किधर भेज दिया, तो आप जब नवाजते हैं तो उस वक्त फिर ये सवालात उठते हैं कि आया ये हुकूमत कर रही है या इसने कोई एक जाती एक वो बनाया हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें कि वो जिसको चाहे जी इसको फड़का दो, इसको उड़ा दो। पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस के कितने लोग, कोई शक नहीं कि इन्होंने मगर एक चीज मैं और भी जानने की कोशिश करी हूं ताकि बात आगे बढ़े। ये जो डीलिमिटेशन का इतना अहम बिल आया हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगला इलेक्शन होना है, जी आप दोनों सेनेटर्स हैं, क्या ये सेनेट से पास हो जाएगा? देखें, अभी ये बात मैंने खत्म नहीं किया, तो जस्ट गिव मी वन मिनट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है जी, देखिए बात ये है कि ये इशू हुआ, एक कमांड इलीगल थी अगर किसी ने दी कि पुलिस को एक ऐसा एक्शन करना जिससे कि एक नहत्ते किस्म के शहरियों के ऊपर आप जो है तो उनके ऊपर फायर खोल दें और उनको उड़ा दें, खवातीन हो जो भी हों। दूसरी बात, इससे जो गवर्नमेंट पे जो सस्पेशन जो आती है जिससे कि शुकूक व शुबहात उठते हैं, आप कहते हैं कि जी ये क्यों इस तरह हो रहा है, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि आज तक किसी एक पुलिस अफसर के खिलाफ
किसी एक के खिलाफ कोई चार्ज, कोई उसको जेल में भेजा गया है, उसमें कोई मुकदमा चलाया गया है, उसको डिसमिस किया गया है, उसको बर्खास्त किया गया है, इस पे हम आएंगे, इस पे हम पूरे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मगर ये मैं डीलिमिटेशन वाले बिल के ऊपर मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहती हूँ। जी, डीलिमिटेशन को फिर से एक सेकंड राउंड में आ जाए। देखिए, बात ये है कि अभी दोनों भाइयों ने कहा कि जी नून लीग ने ये किया, इनकी गवर्नमेंट ने ये किया। अदालतें भी तो बैठी हैं, अदालत नून लीग तो नहीं है, मैटर कोर्ट के अंदर है, इनके वकला हैं। अब ये जिसके ऊपर एतराज कर रहे हैं ये जजेस पे कर रहे हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, इंडिपेंडेंट इदारे हैं, हमें किस चीज का इल्जाम दे रहे हैं? एक बकुआ, अदालत ने तो रिपोर्ट रिलीज कराई है, आपने तो रिपोर्ट ही रिलीज, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है, रिलीज हो गई रिपोर्ट। नहीं, आपने तो नहीं की, लेकिन अदालत के पास तो रिपोर्ट पहले दिन से थी। नहीं, पुलिस आपके अदालत के पास रिपोर्ट थी, गवर्नमेंट के पास भी थी। देखें, बात यह है कि अब ये जितना ब्लेम हमारे पे दे रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ये वहां गए हैं, सियासत कर रहे हैं, ये कंटेनर में बैठेंगे, सियासत करेंगे। आप समझते हैं ठीक हुआ है? बिल्कुल करें सियासत। हमें नहीं, आप समझते हैं जो लोग मारे सही मारे? नहीं, वो सही बेचारों का क्या कसूर? मैं केस के प्रॉब्लम से डिस्कस नहीं कर रहा। केस कहां से शुरू होता है? अरे अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता। केस कहां से शुरू होता है? ताहिर उल कादरी साहब कनाडा से चलते हैं, रास्ते में ट्वीट करते आते हैं कि अगर ये तजावजात को तोड़ेंगे तो जंग कर लो, मर जाओ, तजावजात सीमेंट के बने हुए हैं, तुम लोग जान कुर्बानी देंगे हम। तो वो केस के मुज़म्मरात के ऊपर मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा सकता हूँ, उसमें दोनों लोग अगर जो कुछ हुआ। देखिए, बात ये सवाल मैंने ये नहीं किया, मैं मानती हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक पॉलिटिकल इशू है और इसके अंदर वाकई में इंसाफ होना चाहिए था, मगर ज़िया साहब सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि क्या हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज जो हैं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं कि पार्लियामेंट से बाहर ताहिर उल कादरी साहब के पास अब कोई जादू की छड़ी है जिसके नतीजे के अंदर सारी ऑपोजिशन जो है वो इनके गिर्द घूम रही है? नहीं, कोई ऐसी जादू की छड़ी, तिनके का सहारा लेने की बात नहीं। ज़िया साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है। जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आपसे पूछ रही जी, आपसे पूछ रही। देखिए, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, उनकी पोजीशन तो कंसिस्टेंट रही है इन 14 मैंने कत्लों पर, 10 है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है बड़ी डूबियस हो गई है। यानी आपको याद होगा जब वो ये जो कत्लेआम हुआ था तकरीबन लाहौर में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कोई पोजीशन नहीं ली थी और पूरे तकरीबन जब से मैंने आपको याद होगा उस वक्त से अब तक कोई पोजीशन नहीं ली। अब चूंकि वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन सामने आ रहा है और पीएमएल-एन की पोजीशन पॉलिटिकली कुछ वीक पड़ती जा रही है, तो फिर मुझे लगा ये कि वो उन्होंने पोजीशन लेने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने अपनी जो पोजीशन बदली है अकाउंटेबिलिटी वाले कानून में, कि वो भी अजीब सी बात है कि सारी पार्टी चाहती थी कि जजेस और जनरल्स उन दोनों को भी अकाउंटेबिलिटी में लाया जाए, लेकिन आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी वहाँ से हट गई। ये इसका भी मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इन्होंने ये काम किया और ऐसे वक्त में किया जबकि हुकूमत वक्त बड़ी वीक नज़र आ रही है। और तीसरी बात ये कि जैसे कि इलेक्शंस के सिलसिले में जो अमेंडमेंट आने हैं उससे भी विड्रॉ किया है। ये 2-3 जो काम इन्होंने किए हैं पीपल्स पार्टी ने, उससे लगता ये है कि वो कोई बदला लेना चाह रहे हैं पीएमएल-एन से। इन्हें वो एक जमहूरी जो एक होता है कि इन्हें ऑब्जेक्शंस या अपोजिशन, उसके बजाय वो कबायली किस्म की इन्हें दुश्मनी उन्होंने कुछ इस किस्म से कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोई कबायली दुश्मनी है पीएमएल-एन से। तो इस वक्त जो है इसका जवाब जो है ना ज़िया साहब, वो सलीम मानवी वाला साहब जो है वो देने को अभी बैठे हुए हैं, मगर इजाजत दीजिए, हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर तफसीलन उनसे हम पूरा जवाब लेंगे। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ज़ियाउद्दीन साहब ने ये कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किसी किस्म का बदला ले रही है, बल्कि एक कबायली तरीके से बदला ले रही है। तो क्या यही बात है जी कि आप किसी चीज़ पे मानने को तैयार नहीं? जो हल्का बंदियों का बिल है नेशनल असेंबली में पास हो जाता है, सेनेट के अंदर अटक जाता है, और बड़े मसाइल हैं उसके अंदर आप सबका फ़ायदा था मगर आप लोग आगे नहीं बढ़ सके। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नैरेटिव आता है ना, घड़ी घड़ी हमें सुनने को मिलता है, और सेनेट में ये अक्सर इनकी भी कमेटीज़ में आता है, हमारी भी कमेटीज़ में आता है कि जी ये बिल तो नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, आप भी पास कर दें। तो दिस इज़ नो क्राइटेरिया कि नेशनल असेंबली में एक बिल पास हो गया है तो सेनेट भी उसको पास करेगी। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी पार्टी के जो लोग नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे उन्होंने तो कहा कि जी ठीक है, और सीसीआई के अंदर उन्होंने कहा कि जी हम उन्होंने फॉर्मूला बनाया कि जी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के ऊपर हम मान जाते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट के ऊपर, और कुछ हलकों को हम एक रैंडम बैलेट के तौर पे हम चुन लेंगे और उसके अंदर हम 5% और उसके अंदर हम फिर से करा लेंगे जो है सेंसस। सीसीआई में मेरी चीफ मिनिस्टर सिंध से खुद बात हुई है, मैंने कहा जी आपने सीसीआई में क्या एग्री किया है? उन्होंने कहा जी मैंने कुछ एग्री नहीं किया, और मैं आपको कहूँगा कि आप उनको बुलाएं अपने शो में और उनसे पूछें। और सीसीआई में जो डिस्कशन भी हुई आज तक उसकी ना कोई कंफर्मेशन हुई, ना उसके आज तक मिनट्स इशू हुए, और ना उसका टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ। तो क्या हुआ सीसीआई में सिवाय एक दूसरे से बात करने के? सीसीआई में तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। और अगर सीसीआई में डिसाइड नहीं हुआ तो आपने पूरी पार्लियामेंट को हुडविंक किया, आपने उनको ये कहा कि जी हम ये सब चीजें जो आपके तहफुजात हैं ये हम सीसीआई में कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, और सीसीआई में कुछ भी नहीं हुआ। और आज उस टाइम फ्रेम को आप देख लें, जब से बिल पास हुआ, जब से ये पहली दफा ये पास नहीं हुआ, ये डेफर हुआ, और फिर ये सीसीआई में गया आफ्टर कंसल्टेशन, फिर सीसीआई के बाद आके ऑन द एश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ये सीसीआई। और गवर्नमेंट, आपको मैं बताऊं, कई बिल हमने पास किए ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। एक जीआईडीसी का बिल है, अच्छा, शिबली साहब आप भी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के, आप कमेटी में नहीं थे मगर एटलीस्ट आप सब कमेटी में नहीं था, सब कमेटी में आप नहीं थे। जी। मगर ये बताइए कि डीलिमिटेशन के ऊपर तो खैबर पख्तूनख्वा स्टैंड्स टू बेनिफिट, उसके अंदर उनकी सीट्स इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा विल बेनिफिट, बट अगर तो हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते, प्रोविंशियल पार्टी होते, तो फिर तो हम अपना फैसला इस बुनियाद पे, इस बड़े परोकियल अंदाज में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। इशू ये नहीं है। अब मसलन ये बात हो रही है कि आपने 5% पे वो किया, ऑडिट करने का बात हुई। अब मेरा एक सवाल बनता है, अब अगर ये लेट्स से कि ये ऑडिट होता है, मांडीवाला साहब जी, ये ऑडिट होता है और इसमें कुछ गलतियां निकल आती है, गड़बड़ निकल आती है, आप मुझे बताएं कि पूरे सेंसस का फिर क्या बनेगा? राणा साहब, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? और ये प्रोविजनल पे इलेक्शन होंगे? उनसे जवाब ले लेते। देखिए, प्रोविजन पे इलेक्शन हो जाएगा ना? नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? चलिए तो फिर लेट अस एग्री। देखिए, अगर जब ये गलत हो गया तो प्रोविजनल पे कैसे होगा? ये सवाल जो इन्होंने अभी किया है ना, ये सीसीआई का सवाल है, और जब सीसीआई के अंदर इस चीज पे एग्री हो गया कि ये प्रोविजनल हम करेंगे और इसके वन टाइम वेवियर देंगे, तो फिर चले सीसीआई में एग्री। मैं बता दूं सीसीआई में आप एग्री कर लें, देखिए फिर सीसीआई में एग्री कर लें कि पुराने सेंसस पे होगा। ठीक है ज़िया साहब, बात ये है कि ये जो हल्का बंदियों का बिल है ज़िया साहब, ये बहुत अहम है, और अगर ये नहीं होता तो फिर जो अभी सेंसस हुआ है उसके बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमें कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन हो भी पाएंगे वक्त पे, या एक बात हो रही है कि जी सेनेट इलेक्शन से पहले ही असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर केयर टेकर आएगा और वो मामला फिर से शुरू होगा? उसका कहां लिंकेज क्या है? उसका तो लिंकेज ही कोई नहीं है। ये भी आपको मुझे लगता है चिड़िया ने बताया। नहीं, ये चिड़िया ने नहीं बताया, वो चिड़िया ने ये भी कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो तो आनी है। सेंसस वो सही मायने में कराएगी जिस तरह आप सबको पसंद है, और फिर उसके बाद जी हल्का बंदियां होंगी। देखें, सेंसस पे कोई ऑन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सेंसस किसी को कोई इशू नहीं है। देखें, क्यों कराएंगी दोबारा? अगर किसी हलकों में, किसी ब्लॉक्स में आपको इशू है, वर्कड आउट द निटी-ग्रिटी ऑफ इट बेसिकली, दैट्स इट। ओके, तो उसमें आप उनको देख लें और खत्म। इससे फिर ये कहते हैं कि जी इलेक्शन खटाई में नहीं पड़ेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताता है। जी ज़िया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप मुझसे पूछ रही थी? जी जी जी।
देखें मुनीज़े, इस वक्त जो बहस हो रही है ये तकरीबन मुझे भी यही लगता है कि ये काफ़ी रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना एक चौराहे पे खड़ा हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। फैज़ाबाद के बाद से जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में, इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि एक जगह जमा हो जाएं और फिर इस मेहनत से कट से टक्कर लें, वरना जो कुछ भी हो रहा है, जो धरने हो रहे हैं, जो इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, वो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पीपल्स पार्टी से भी इस्तीफे मांगे जाएंगे और एएनपी से भी मांगे जाएंगे और पीटीआई से भी मांगे जाएंगे और यही लोग मांगेंगे जो इस वक्त पीएमएलएन से मांग रहे हैं। तो ये इन्हें चाहिए कि ये अपने ये जो इख्तिलाफात हैं ख़त्म करें और एक यूनिफाइड किस्म की जो है ना कोई एक पोजीशन लें और इलेक्शन की तरफ बढ़ें। 2018 का इलेक्शन अपने वक्त पे होना चाहिए। अगर उससे ज़रा इधर उधर हुआ तो मुझे डर ही है मुनीज़े कि मुल्क जो है ना बड़ी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएगा। और खास तौर पे अब जबकि जी ज़िया साहब, एक तो देखें ना, आप ये मत समझें कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट है पार्लियामेंट पे किसी बिल पे तो दैट डजंट मीन कि इलेक्शन विल बी डिलेड। देखें, एक प्रपोजल आया है, कई प्रपोजल्स आते हैं गवर्नमेंट से जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, और दिस इज, आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से बात कर लें, वो आपको यही कहेगा कि दिस इज अ फ्लॉड लेजिस्लेशन। कई शोज पे ये कहते हैं कि जी अच्छा सलीम साहब, नाउ अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। मैंने एक वक्फा लेना है। जब आप कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है, फिर वो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, तो फिर क्या आप पुराने सेंसस पे करवाएंगे इलेक्शन? आपके पास पुराने सेंसस नहीं, आपके पास पुराने सेंसस का ऑप्शन है। आप ये कहते हैं जी अप्रैल में नोटिफाई होंगे रिजल्ट्स। क्यों अप्रैल में नोटिफाई रिजल्ट्स होंगे? जनवरी में क्यों नहीं हो सकते? फरवरी में क्यों नहीं हो सकते? ये तो देखें, दिस इज योर डिसीजन, दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, दिस इज पार्लियामेंट्स डिसीजन कि आपने क्या पुराने सेंसस के ऊपर इलेक्शंस हो जाएंगे जो 98 का सेंसस है। ठीक है, मगर ज़िया साहब ने एक और जो बात है उसके ऊपर भी उन्होंने बात किया और चौधरी निसार साहब भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये जो धरने की सियासत शुरू हुई है ये खतरनाक है और जो पीर फकीरों की तरफ सब जा रहे हैं इस्तीफे और वो मांगे जा रहे हैं पीर फकीरों से, ये जो मामला है हमें कहाँ जाके खड़ा करेगा, खास तौर पे उस वक्त पे जहां पे पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। वक्फे की बात। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िया साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हाल ही में हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ एमएनएज और कुछ एमपीएज ने अपना जो इस्तीफा है वो जाके पीर सियालवी जो हैं सरगोदा के, उनके पास जमा करा दिया है। फिर लबैक पाकिस्तान का धरना भी हमने देखा। ताहिरुल कादरी साहब भी एक ख़ास मजहबी जो है नज़रिया रखते हैं। तो जो मज़हब का सियासत के अंदर आना है और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को इस तरह सपोर्ट करना है, इसका क्या इफेक्ट होगा जी 2018 के इलेक्शन पर? ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात कह दूँ, इसमें पीएमएलएन का बहुत बड़ा कसूर है। पीएमएलएन ने पिछले 4.5 साल में जो हुकूमत की है जी, वो तकरीबन डिक्टेटोरियल अंदाज से की है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पार्लियामेंट जाया नहीं करते थे और मिनिस्टर्स का भी यही हाल था उनके। तो इनका जो अप्रोच रहा है गैर जमहूरी रहा है। और दूसरी बात ये कि इनकी करप्शन, पास करप्शन का मसला जो केसेस हो रहे हैं उस पर भी लोगों के फोकस वहाँ भी है। तो इससे, लेकिन इस सब के होते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के साथ मिलकर दूसरे फोर्सेस, जमहूरी फोर्सेस, जमहूरियत के ही बिस्तर लपेट दें। ये आजकल जो अभी जो इस वक्त जो पोजीशन ले रहे हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं या जो इन्हें अपोजिशन की जो जगह है उसको फिल करना चाहते हैं, उस सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्हें, चूँकि पीएमएलएन बहुत ही गैर जमहूरी हर तरीके से उसने हुकूमत की थी और करप्शन के केसेस भी फेस कर रही है, तो जमहूरियत का ही जो है बिस्तर लपेट दे गैर जमहूरी फोर्स के साथ मिलकर। तो ये जो इन्हें इस्तीफे लेने की जो इन्हें चल पड़ी है, वो देखे ना फैजाबाद के सिलसिले में, फैजाबाद में जब इन्हें धरना दिया गया तो उसको तस्फिया करने के लिए गैर जमहूरी फोर्सेस आई ना जी। तो वो एक धरने देने वालों में और हुकूमत में कोई फर्क उन्होंने नहीं रखा।
और एक ऐसे इश्यूज पे उन्होंने अग्रीमेंट करवा लिया जो कि तकरीबन एक स्टेट के लिए, पाकिस्तान के स्टेट के लिए शर्मनाक बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखती है। बिल्कुल। तो इस वजह मैं चाहता हूँ, इन्हें मेरा ये ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें PMLN के साथ वो कोई या तो कोई मिल बैठ के कुछ करें, कुछ इन्हें बात तस्वीर करें इस इशू पर, कोई ऐसी इन्हें स्ट्रैटेजी इवॉल्व करें कि इन फोर्सेस को 2018 के इलेक्शन में बाहर रखें। सलीम मानवीवाला साहब, इसके ऊपर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी तो उस वक्त भी एक फतवे का सिलसिला उनके खिलाफ भी शुरू हुआ था। तो ये तो जो ट्रेंड जा रहा है जहां आप किसी को भी गैर मुस्लिम कह दें, बाहर कर दें, इस्तीफे दिलवा दें, ये तो बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है। जी बिल्कुल डेंजरस है। और ज़ियाउद्दीन साहब ने खुद ही जवाब दे दिया कि 4.5 साल PMLN ने डिक्टोरियल सियासत की है। ये बिल्कुल सही बात है। देखें ये सारी सिचुएशन का ब्लेम इनकी तरफ जाता है, इनकी पार्टी की तरफ जाता है। मैं राणा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी पार्टी की तरफ जाता है। दे हैव ब्रॉट दिस होल कल्चर इन दिस। मगर अब क्या करेंगे? अब आप ले आए हैं, अब आप जब ले आए हैं तो अब आप कहते हैं कि जी सारी पार्टियां बैठ जाएं और इसका हल निकालें। तो मुझे ये बताएं, नहीं तो अगर हल नहीं निकलेगा तो फिर कहां जाएंगे? जरूर निकलेगा, मगर इनके होते हुए नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके होते हुए इनका एंगल वही है। इन्होंने जहां एडवांटेज लेना है इन्होंने लेना है। इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कोई सॉल्यूशन देना, आप सियासतदान हैं हमारे, नहीं करने दिए, हमें कोई सॉल्यूशन देना। लोगों के थ्री यूज किया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद इनका सहारा लेते हैं और फिर आप कहते हैं जी मिल बैठ के इनसे बात करें, इनसे क्या बात करें? मिल बैठ के बात नहीं हो सकती। नहीं देखें बड़ी सिंपल बात है। मुझे थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा दुख होता है कि अब देखिए ज़ियाउद्दीन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़े इनका एक्सपीरियंस है, बड़े तजुर्बाकार सहाफ़ी भी हैं, बड़ी उससे लॉजिक से बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में एक चीज़ कहलाई जाती है जिसको कहते हैं कि अखलाकी जवाज़, मॉरल अथॉरिटी। जब व्हेन द गवर्नमेंट लूजेस दैट मॉरल अथॉरिटी, ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस दे इरप्ट। ये देखें ना कितनी कमज़ोर हैं ये इखलाकी तौर पे। भाई आप अगली इलेक्शन करें, ये किसने लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपने चाहे मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन आपने जी पूरे 5 साल पूरे करने हैं। भाई 5 साल तकरीबन पूरे हो गए हैं, वी आर जस्ट शॉर्ट 3-6 मंथ्स। तो आप भाई अनाउंस करो। अगर ये सारे मामलात हल हो सकते हैं अर्ली इलेक्शन से, तो फिर अर्ली इलेक्शंस क्यों नहीं? देखिए पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अभी की गई, डिक्टेटोरियल हमारा रवैया था, मानवीवाला साहब ने भी कहा। आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा, मुझे उसका जवाब देने, मैं आपको 10 चीजें उसका बता देता हूँ। देखें हमारी जो गवर्नमेंट थी एक गवर्नमेंट बाई क्राइसिस थी। पहले हम आग बुझा रहे थे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की, फिर हम बिजली पूरी कर रहे थे, फिर हम गैस पूरी कर रहे थे, फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान के ऊपर जो मसाइल थे। अब ये रोज इनका तो प्राइम मिनिस्टर फारग होता था, सारी हर काम तो करते थे जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के, वो रोज नया सूट पहन के, वो रोज नया होता था, वो 100 दफा तो असेंबली में वो रोज हर रोज वो नया सूट पहन के असेंबली में आता था। अपने जो मिनिस्टर देखिए मुझे ये बहुत अच्छी बात है, आई एम सॉरी टू से, अच्छी बात है, आई एम सॉरी टू से योर प्राइम मिनिस्टर मुझे जवाब देने दें कि प्राइम मिनिस्टर वाज अ वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। नो, बिल्कुल फेलियर, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर असेंबली में नहीं आता, इज अ फेलियर। ये चलें आपका बनता है, सबका आपका है। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ राणा साहब अब क्या करेंगे? क्या सारे जो इस्तीफे हैं पीर सियालवी साहब उसके पर डिसीजन करेंगे, या कि वहां पे जो आपके स्पीकर आपने बिठाए हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो इसका डिसीजन लेंगे? कौन डिसीजन लेगा कि राना सनाउल्लाह का इस्तीफा मंजूर है नहीं है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये जो हुकूमत में पीर सियालवी साहब है कि हुकूमत खुद है? ये जो ग्रैंड अलायंस और ये सारे जो छोटे इकट्ठे हो रहे हैं ना जी, ये इनकी कमजोरी की निशानी है। और आप देखेंगे इंडिया में अभी एक इलेक्शन हुआ है, बीजेपी के मुकाबले सिंध में ग्रैंड अलायंस बन रहा है, हम तो कोई कमजोरी की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं ना, आप देख पंजाब में ग्रैंड अलायंस बन रहा है। इन मसाइल देखें, डीलिमिटेशन का बिल भी हुकूमत चाहती है कि पास हो, आपके पास इन मसाइल का कुछ तो हल होगा। क्या आप इनके साथ बात करेंगे? चीजें ऐसी हैं कि जैसे मुझे ये कहें कि तुम नमाज पढ़ो, तो नमाज तो इन पे भी फर्ज है। नहीं फर्ज है, डीलिमिटेशन का जो बिल है, डीलिमिटेशन का जो बिल है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इनके जो मेंबर्स हैं सेनेट में, ये जो पिछले सेशन हुए हैं,
आप पूछ लें कि जो मैक्सिमम इनकी जो मेंबर्स हैं वो कितने आए हैं, 14-15 आज भी आज सेनेट के अंदर कोरम हमेशा पूरा नहीं होता, मगर देखिए किसका काम है, बहुत सारी मुसीबतें आज भी रुपी जो है वो स्लिप हुआ है और 109.50 उस पे चला गया सेंट पैसे की। महंगाई बढ़ेगी राना साहब, आपके लिए मुसीबतें और खड़ी होंगी। क्या हुकूमत के पास इसका कोई हल है? हमने 4.5 साल कंट्रोल करके रखा। अब इनकी हमने मान ली ऑपोजिशन की ये कहते हैं कि जी ट्रेडर और बिजनेसमैन को रिलीफ देने के लिए आप डॉलर को फ्लोट कर दें। बिजनेसमैन की डिमांड है, हमारी ऑपोजिशन की डिमांड है। बांडीवाला साहब ने 25 दफा कहा कि डॉलर की आर्टिफिशियल कीमत है, इसको आप फ्लोट तो है। $6 बिलियन मार्केट में डाल दिए टू कंट्रोल द डॉलर। आप मुझे बताएं $6 बिलियन नहीं, ये फिगर्स कहां से लेके फिगर स्टेट बैंक आप बुलाएं, स्टेट बैंक को बुलाएं या अच्छा मेरा बिल्कुल आखिरी वक्त रह गया है। ज़िया साहब आपकी जानिब आऊंगी। आखिर में आपको क्या लगता है कि हमारे साथ तमाम सियासी जमातें बैठी हुई हैं, फेल हो गई हैं किसी भी कंसेंसस के ऊपर, चाहे वो डिलिमिटेशन का बिल हो, चाहे डेमोक्रेसी अभी याद किया कोई और हो, तो इसका क्या असर होगा 2018 का इलेक्शन के अंदर? आपको कहाँ अलायंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ऑपोजिशन एक ग्रैंड ऑपोजिशन के सामने आ भी सकेगी कि नहीं आएगी? मुनीज़ आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ज़िया साहब आपसे पूछ रही हूँ। मुझे तो लगता यही है कि कोई न किसी को लीड लेना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन है, आज भी है, यानी पीटीआई में और पीएमएलएन में जाहिर है कि तकरीबन यानी दुश्मनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी पोजीशन ले सकती है और सबको एक जगह पर जमा करवा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा पीपल्स पार्टी का होगा। पीएमएलएन का जो होगा सो होगा, पीपल्स पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, पीटीआई का नुकसान होगा अगर ये इलेक्शन नहीं हुए वक्त पर। देखें इलेक्शन जो होंगे 2018 के और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगा ना, वो दैट विल एस्टैब्लिश कि भी पाकिस्तान में जमहूरियत पनप सकती है। एक दफ़ा तो हो चुका है, एक ट्रांसफर ऑफ पावर, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, लेकिन अगर ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है फौज से हुकूमत लेने का और सिविलियन गवर्नमेंट का, सिविल पॉलिटिशियन का हुकूमत लेने का, ये ट्रांजिशनल पीरियड जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। इस ट्रांजिशन पीरियड से सुर्ख रो के निकलने के लिए सारी जमहूरी क़ुव्वतों को जमा होना पड़ेगा, और जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो कोशिश कर रही हैं कि वक्त से पहले जो है ना हुकूमत गिर जाए और सेनेट का इलेक्शन नहीं हो, ये इसको रोकना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से रोकना पड़ेगा, और ये जमहूरी क़ुव्वतें ही कर सकती हैं। और कोई नहीं। ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राना अफजल साहब, सलीम मांडवीवाला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जमहूरी क़ुव्वतें ही इलेक्शंस जो हैं वो उनको वक्त पे करा सकती हैं, और अभी भी कोशिशें हो रही हैं, क्या रायां हो रही हैं कि शायद इलेक्शन वक्त पे ना हो। ज़िया साहब का कम से कम ये समझना है कि अगर कोई लीड ले सकता है तो इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इसे जो है लूज़ करेगी अगर इलेक्शंस वक्त पे ना हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।